हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि मेरी आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ यूजीआर मैम, तुलसी गौर राठौर मैम मेरा कंप्लीट नाम है, और मैं आप लोगों को आज टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आज इस टॉपिक के अंदर पहला सब टॉपिक लेने वाली हूँ। तो जो सब टॉपिक आपको आपके सामने नजर आ रहा है वो कौन सा है, जरा पेन को चलाया जाए, मैम बताएंगी। सो द फर्स्ट टॉपिक हियर इज न्यूट्रिशन। तो पहला टॉपिक जो मैम आज आपको पढ़ाने वाली है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या नहीं होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर अवेलेबल हो पाता है, सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बाद में डिटेल में प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, पहले उसके बारे में एक ब्रीफिंग कर लेते हैं ताकि टॉपिक और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाए। चलिए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। ये क्लास 10th के अंदर बेसिकली जो लाइन आई है लाइफ प्रोसेसेस, मैं लिखती हूँ कि ये जो लाइन आई है वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, ये वर्ड कहाँ से आया है। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है और ये लाइफ प्रोसेसेस किससे डील करते हैं, वो सब कुछ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू की जाए तो सबसे बेसिक से लेकर चलते हैं कि लाइफ क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ। तो लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो लाइफ है पावर। किस चीज की पावर? पावर टू सर्वाइव। और आप लोगों को सर्वाइव या हम लोगों को, सबको, आपको ही क्यों, मुझे भी सर्वाइव करना है। तो हमें सर्वाइव कहाँ पर करना है? हमें सर्वाइव करना है अर्थ पर। तो द पावर टू सर्वाइव ऑन अर्थ इज नोन टू हैव द लाइफ। हमारे पास लाइफ है मतलब हमारे पास पावर है कि हम अर्थ पर सस्टेन कर सकते हैं, हम अर्थ पर रह सकते हैं, ये सारी पावर। और इस पावर को मेंटेन करने के लिए मैम ने क्या बोला, इस पावर को मेंटेन करने के लिए जो सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी यूज करती है, मतलब किसकी बॉडी? जिनके अंदर लाइफ होती है उन सब ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? उन सब ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एम आई क्लियर टू यू ऑल कि उन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, क्यों बुकिश लैंग्वेज में बात की जाए, हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि अच्छा सुनो, आप क्लास में बैठे हो, बहुत सारी रोज हैं और उन रोज के अंदर फर्स्ट बेंच पर कोई स्टूडेंट बैठा है और कोई लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है। आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और मैम ने आपको बोला चलो उठो और आपको जाके लास्ट बेंच पर बैठना है, तो क्या होगा? आप अपोज करोगे, बोलोगे मैम मैं लास्ट बेंच पे नहीं बैठना चाहता, मैं लास्ट बेंच पे नहीं बैठना चाहती, whatever the word you will be saying that। तो ये जो भी आप कह पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, वो सब कुछ किसकी वजह से? वो सब कुछ इस पावर की वजह से है जिसकी वजह से हम अर्थ पर सर्वाइव कर पाते हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स मतलब हम और हमारे अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जैसे कि प्लांट्स की बात की जाए और डिफरेंट एनिमल्स की बात की जाए। एंड व्हाई ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स? हमें पता है माइक्रोब्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो माइक्रोब्स आर आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इन्हें अर्थ पर सर्वाइव करना है तो अपनी पावर को करना पड़ेगा मेंटेन। और मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ प्रोसेस का या प्रोसेसेस का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सारे प्रोसेसेस जिनको यूटिलाइज करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लाइफ को, पावर को, अर्थ पर सर्वाइव करने की पावर को मेंटेन कर पाता है, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इसी पावर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। क्या मैम की बात आप लोगों को क्लियर हुई कि मैम बात क्या करना चाह रही है कि ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ आर रेफर्ड एज लाइफ प्रोसेसेस।
हमें इस चैप्टर के अंदर जो मैम अभी आपको पढ़ाने वाली है, इसमें हमें उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के साथ डील करना है। चलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात की जाए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इन सारे प्रोसेसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन सबको? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? ऑल दोज प्रोसेसेस जिनकी रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए? बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर उस लाइफ को, उस पावर को, उस एफिशिएंसी को, वी कैन टॉक इन द पॉइंट कि हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने की पावर की क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। और जो सारी वाइटल एक्टिविटीज है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज इन दी बॉडी जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जरा इसे देखा जाए तो पहली कैटेगरी होती है सारे के सारे एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस। एंड दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो वो होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस मींस जहां पर प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन हो। क्या हो? फॉर्मेशन हो। फॉर्मेशन किसी चीज का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात की जा रही हो। और कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं बॉडी में विच आर रिलेटेड टू द ब्रेक डाउन। किससे रिलेटेड है? ब्रेक डाउन से रिलेटेड होते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें कोई एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना पड़ेगा, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस की बात की जाए तो वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि हम ब्रेकडाउन प्रोसेसेस की बात करें तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हमारी बॉडी में होने वाला प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस हो किन में रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपने टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, आप 8th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, 9th क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल मौजूद होता है, उन सब ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? उन सब ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो सेल को बोला जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर सेल है तो सेल में सारे ये प्रोसेस होंगे जिसकी वजह से सेल बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी बन जाता है। जैसे हम एटम की बात करते हैं, केमिस्ट्री के केस में आप सबसे पहले एटम वर्ड यूज करते हो। एटम क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जहां पर हम जिसे देख नहीं पाते, हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख पाएंगे, वो एंटिटी, वो मैटर जिससे मिलकर क्या बना है, जिससे ऑर्गेनिज्म बना है, उसे हम कहते हैं एटम। हम मैटर पॉइंट यूज करते हैं, हम एलिमेंट टर्म यूज करते हैं, हम मॉलिक्यूल्स टर्म यूज करते हैं। और वही मॉलिक्यूल्स अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? उन मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये बायो मॉलिक्यूल्स कहाँ पर मिलते हैं आपको? सेल के अंदर। तो सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट। कौन सी यूनिट बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट बोला जाता है। ये सेल ही वो जगह है जहां पर ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस कंडक्ट हो सकते हैं। क्या मैम की बात समझ में आई? एग्जाम्पल जो मैम दे रही थी, एनाबॉलिक के अंदर हमने प्रोसेस की बात की, फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, कोई भी चीज को फॉर्म किया जाए। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है फॉर श्योर। प्लांट्स हमारे लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हम हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, कोई बात नहीं, मैं आज इसको भी डिटेल में समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को क्या दे रही हूँ? इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। समझ में आया बात कि मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट से डील करने वाले। तो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट क्या बताया? मैं लाइफ प्रोसेस से डील करने वाली हूँ, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो कैटेगरी के अंदर, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मैं यहाँ मेटाबॉलिक भी लिख देती हूँ। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जहां पे फॉर्मेशन होता है और कैटाबॉलिक जहां पर ब्रेकडाउन होता है। तो एनाबॉलिक एग्जांपल फोटोसिंथेसिस,
एंड कैटाबोलिक एग्जाम्पल आ जाएगा रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है। रिएक्शन की बात की जाए तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये हमें क्या देते हैं, C6H12O6, मतलब फूड बोल सकते हैं, पर फूड हम बोलते थे लोअर क्लासेस में। यहाँ पर हमें टर्म यूज करना चाहिए क्या, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो है एटीपी, एनर्जी का फॉर्मेशन। बट ये जो एनर्जी यहाँ पे बनती है इसे यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगी यूटिलाइज। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बाहर जिसे हम देख पाएंगे वो होगा एक तो ग्लूकोज और दूसरा प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन। हमें पता है अर्थ पर ऑक्सीजन के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर अस, अगर ऑक्सीजन है तो ही हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सही है, हम सब जानते हैं। कुछ देर कुछ दिन में खाए बिना रह सकते हैं, हम बिना खाए रह सकते हैं, भूख हड़ताल पे चले गए। कई बार होता है ना, मम्मी से लड़ाई हो गई, पापा से हो गई, हमको नहीं खाना है, आप हमें पहले ये दिला के लेके आओ वरना हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम आज खाना नहीं खाएंगे। आप लोगों ने नहीं, मैंने भी ऐसा किया हुआ है, बचपन में सब ऐसा करते हैं। साथ ही साथ बट कैसा कह सकते हैं, मम्मी मेरे को नहीं मुझे आप कुछ दिला के नहीं लेकर आओगे तो मैं ऑक्सीजन में इनहेल नहीं करूंगा, मैं ब्रीदिंग नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहते हो ना। तो इन दैट केस हम बिना ऑक्सीजन के अर्थ पर सर्वाइव कुछ सेकंड्स के लिए ही कर सकते हैं, बस कुछ सेकंड्स के बाद अगर आपने इनहेल करना बंद कर दिया तो फिर बॉडी का सिस्टम धीरे धीरे कर कर क्या होने लग जाएगा, फेल होने लग जाएगा। क्या क्लियर हुआ। तो सोचो प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स अगर नहीं होते तो हमारे पास, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन हमारे लिए, इसको उल्टा पढ़ते हैं, ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में चलती है, लाइट की प्रेजेंस में चल रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ही प्रोसेस हो पाता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कैसे हो पाता है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। रेस्पिरेशन की बात की जाए वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी बनाई जा सकती है यहाँ से। तो अगर इसको उल्टा पढ़ा जाए, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जा रहा है, तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में होता है। और ये जो रेस्पिरेशन है इसे दूसरा नाम दिया जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, सेल्यूलर वर्ड जोड़ दिया मैम ने, मतलब सेल्स के अंदर हो पाता है। डोंट वरी, रेस्पिरेशन टॉपिक भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली। आज के लिए जो पहला प्रोसेस हम शुरू करेंगे वो प्रोसेस कौन सा है, तो यहाँ पर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो 4 मेजर टाइप के हैं। क्लियर। तो इन 4 मेजर टाइप के मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4 मेजर टाइप के लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से, इधर नजर नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से, अपने एनवायरमेंट से क्या गेन करता है, न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। किस प्रोसेस के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू। अभी हम इनके डेफिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे डिटेल में प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेसेस हम प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे एंड एनिमल में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रोसेस हम यहाँ पे न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर मैं जब एनिमल्स की बात करूंगी, हमारी बात करूंगी, जहां पे हम हार्ट की बात करेंगे तो हम उसे सर्कुलेशन नाम देंगे। और आखिरी प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन, वो सब कुछ जो मेरी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकता, मेरी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, तो वो सब कुछ को बॉडी क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी। उस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सक्रीशन। तो इस पूरे लाइफ प्रोसेस टॉपिक में हमें ये 4 टॉपिक्स डिटेल में स्टडी करने हैं। और आज के लिए जो मैं पहला टॉपिक लूंगी दैट विल बी न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, अब तो आप लोग भी रिपीट कर सकते हो मैम के साथ, तो हम पढ़ते हैं इसे। मैं एक बढ़िया सा कलर का मार्कर ले लूं जो आपको नजर आए कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस।
तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिक प्रोसेस है, बेसिक फंक्शनिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या किसको मेंटेन करने के लिए, मैम ने बेटर वर्ड क्या बताया था, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और अब समझते हो लाइफ क्या होती है, लाइफ है पावर। एक सिंपल वर्ड याद रखना है, इफ आई हैव द पावर टू फाइट, हम पढ़ने की पावर रखते हैं या हम किसी भी काम को करने की पावर रख रहे हैं, बैटरी, हम एक मशीन है, ठीक है, तो हम एक मशीन है और हमारे अंदर बैटरी है। अगर बैटरी डाउन हो गई तो क्या एक मशीन काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वैसे ही अगर मैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करूंगी, तो बैटरी डाउन। एग्जाम्पल फास्ट, जब कोई भी आप बच्चे नहीं करते वैसे, तो कभी फास्टिंग की होती है, तो फास्ट करते वक्त क्या दिक्कत होती है, हम जब बहुत क्रैश फास्टिंग डाइटिंग पर चले जाते हैं या फास्टिंग करने लगते हैं, तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती, थक जाते हैं, हालत खराब हो गई, ग्लूकोज पियो। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम कोशिश करते हैं ग्लूकोज पी लिए, फिर से एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाएगी, क्रिकेट खेल कर आए, चलो ग्लूकोज पी लो, ऐड आता है ना टीवी के, तो वो भी ग्लूकोज का ही आता है, चलो ग्लूकोज पी लो, एनर्जी आ जाएगी। तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक प्रोसेस कौन कौन से हो गए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, अभी बताया। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर कौन सा है, न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है of taking the food by the organism and utilizing by the body for the life process। और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आपको कि हम हमारे आसपास से कोई भी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल या एनर्जी गिविंग सब्सटेंस को इनटेक कर रहे हैं, वो सब्सटेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो फूड हो जाएगा, या फिर बेटर वर्ड में हम उसको क्या बोलेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को क्या प्रोवाइड करने की पावर रखे, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की पावर रखे। तो वो जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो याद रहेगा कि न्यूट्रिशन तो प्रोसेस हो गया, जबकि जो गेन किया है आपने, जिसे आपने छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में फूड बोला था, अब उसे क्या टर्म देना चाहिए हमें, न्यूट्रिएंट्स। क्यों बेटा, फूड कुछ भी हो सकता है। कभी टीवी पे देखा है लोग ट्यूबलाइट खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं, जो भी हम खाते हैं वो फूड होगा, बट क्या वो न्यूट्रिएंट्स है, क्या एक ट्यूबलाइट मेरे लिए न्यूट्रिएंट्स हो सकती है, नहीं ना, खतरों की खिलाड़ी है, तो हमने ट्यूबलाइट को ब्रेक करके खा लिया, बट क्या वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है, बिल्कुल नहीं। तो फूड इज अ लोकल टर्म, इट्स अ, यू कह सकते हो आप, एक सिंप्लीफाइड टर्म है जो हम कॉमन बेसिस पर यूज कर रहे हैं, बट हमारे लिए फूड वही होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दे। हर 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 जो भी हम कुछ भी खा रहे हैं उसे हम एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो बेटर वर्ड क्या यूज करना चाहिए, टेक्निकल टर्म क्या है बायो का, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। तो द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये लैंग्वेज याद रख सकते हो, मैं जो बोल रही हूँ उसे कॉपीज में नोट भी कर सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। और कोई पूछे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं बॉडी को, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पहली डेफिनेशन, इन्हें मैं लिंक भी करके बताऊंगी चारों प्रोसेस को। अगला प्रोसेस, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि जो रेस्पिरेशन, सुनना, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, मैं डिटेल में समझाऊंगी जब प्रोसेस पढ़ाऊंगी कि रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड ब्रीदिंग इज अ डिफरेंट, नॉट डिफरेंट, यूं कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की पहली स्टेप होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि पहली स्टेप होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, मैं इनहेल एंड एक्सहेल टर्म यूज करूंगी तो वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं, ब्रीदिंग के लिए यूज करूंगी। रेस्पिरेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसका पहला स्टेप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद टिश्यू एक्सचेंज होगा, ब्लड जो लंग्स के अंदर हमारे एयर स्टोर हुई, वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचाई जाएगी, बॉडी के सेल्स के पास, और सेल्स में जाके वो रिएक्शन वहां पे होगी जो मैंने अभी आपको बताई थी, C6H12O6, मतलब फूड को ब्रेक किया जाएगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और साथ में एनर्जी जिसे एटीपी कहा जाता है, आप एनर्जी भी लिख सकते हो। मैं एटीपी को भी डिटेल में समझा दूंगी। इस एटीपी का फॉर्मेशन वहां पर होता है जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, एनसीईआरटी ने यही टर्म यूज कर रखा है। सही है, आगे चलते हैं। तो बॉडी ने क्या किया, यूं पढ़ो, एक स्टोरी चल रही है। बॉडी ने क्या किया, आसपास के इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को गेन किया बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को आसपास के इन्वायरमेंट से गेन किया। उस प्रोसेस को बोला न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन प्रोसेस के बाद बॉडी क्या करेगी, ये जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने इनटेक किए हैं, इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी, एनर्जी बनाएगी, और उस प्रोसेस को कहा जाएगा रेस्पिरेशन। क्या कहा जाएगा, रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे एरोबिक, और दूसरा टर्म यूज करेंगे हम एनएरोबिक। कनेक्ट कर पा रहे हो, मैम क्या बोल रही है, एरोबिक इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनना, दैट इज एरोबिक। और उसकी एब्सेंस में काम होना एनारोबिक, जैसे फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं। शानदार तरीके से समझा दूंगी, तुम वरी मत करो बस उस बात। आगे सुनो, तीसरा प्रोसेस है, मेरी बॉडी ने एनर्जी बना ली। क्लियर। अब इस एनर्जी को बनाने के लिए और जो भी बॉडी में मटेरियल, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट बोल दो या प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट बोल दो, मेरी बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, जो भी मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है, पहुंचाया जाता है, लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में हार्ट एज अ सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, इसलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जो भी चीज हार्ट भेजेगा, सेल के पास भेजेगा, वो लौट कर मटेरियल वापस से जिसके थ्रू भेज रहा है वो पाइप वापस आ जाएंगे, तो इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। फ्लो चल रहा है वहां पे, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट, इवन द वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब सोचो, रॉ मटेरियल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब प्रोडक्ट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। इन सबको बॉडी में एक पार्ट से दूसरी पार्ट पर कैरी करने का काम कौन करता है, ये सारे के सारा पूरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन के अंडर पढ़ा जाता है। आखिरी अभी पढ़ा था, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो बॉडी नहीं रख सकती क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो वो सारे मटेरियल जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे, बॉडी उन्हें स्टोर करना पसंद नहीं करेगी, और जिन भी मटेरियल को बॉडी स्टोर नहीं करेगी उन्हें कहा जाएगा वेस्ट मटेरियल, और इन्हें बॉडी से किया जाएगा रिमूव, एलिमिनेट, और इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाएगा। मैं आप लोगों को एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों में डिफरेंस पढ़ाऊंगी। इजेशन एक छोटा सा पॉइंट है जो हम डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, जबकि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हमारी बॉडी में कौन होती है, प्राइमरी ऑर्गन, दैट इज किडनीज। किडनीज के तो पेयर में मौजूद है, तो किडनी क्यों बोले, हम किडनीज बोलेंगे। तो हमारी दोनों किडनी जहाँ पे काम करती है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको एक ब्रीफिंग दिया है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था, आज का हमारा स्टार कौन रहने वाला है क्लास का, दैट इज न्यूट्रिशन। तो आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, डेफिनेशन अभी समझा दी थी, वापस एक बार बता देती हूँ। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी फूड को क्या करती है, इनटेक कर रही है। न्यूट्रिएंट्स को, किनको, हम फूड को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती है बॉडी, इन्हें यूटिलाइज करती है टू बिल्ड दी बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। मेरी बॉडी फूड को बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रही है, एनर्जी के लिए यूज कर रही है सबसे इंपॉर्टेंट,
डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए यूज कर रही है, मेरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेरी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेगी। सेल टॉपिक पढ़ा है ना, तो सेल टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा है कि लिपिड की बाइलेयर मिलती है, तो वो लिपिड्स भी तो बॉडी में आनी चाहिए ना, सारे खुद बॉडी थोड़ा बना लेगी। देन हमें पता है वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, और इन सब को हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, बॉडी के बाहर से। बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। सो लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। व्हाट दैट कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल मींस, मैंने अभी आपको C6H12O6 लिखकर बताया था। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। अब बेसिक टर्म में से क्या कह सकते हो, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये रहा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिंपल बताती हूँ, हाइड्रेटेड कार्बन। जब कार्बन के साथ पानी घुल जाए उसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2nOn होता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज जो मिल्क वाली शुगर होती है, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, तुमने बहुत सारे टर्म्स कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। नहीं पढ़ रखे, हम कुछ कुछ को यहीं पे पढ़ लेंगे। अभी प्लांट्स के केस में हम बात करेंगे, ग्लूकोज वहां पे बनता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और बॉडी में, मतलब बॉडी क्या बोलो, प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये सारे के सारे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स, कार्बन बेस्ड। कहीं ना कहीं पर कार्बन वर्ड आपको यहाँ पे टर्म में यूटिलाइजेशन में दिखेगा ही दिखेगा। ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्टली नॉट ऑल, डू रिमेम्बर मैंने मोस्टली बोला है, ऑल नहीं बोला है। कार्बन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर कार्बन की ही चेन पाई जाए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कौन से होते, विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो आउटसाइड रॉ मटेरियल, बेटर वर्ड तुम जो यूज कर सकते हो वो है रॉ मटेरियल। The outside raw material used by the living organisms are food, water and air. तो air is a mixture of gas, क्योंकि हम एयर इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, तो मिक्सचर ऑफ गैस को इनहेल किया। वाटर हमारी बॉडी में से बाहर से अपटेक किया जाता है, फूड हम बाहर से ले रहे हैं, इन सबको बॉडी रॉ मटेरियल मानती है, और इस रॉ मटेरियल को यूज कर कर वो क्या करेगी, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगी, जिसे यूटिलाइज किया जाएगा। अब कैसे यूटिलाइज करती है, मतलब सबसे पहले तो कैसे गेन करती है, देन कैसे यूटिलाइज करती है, उस बेसिस पर हमने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर स्टडी करने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे रहता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अपने आसपास एनवायरनमेंट से कैसे फूड को गेन कर रहा है, कैसे न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहा है, इसके हिसाब से मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेनली बोला है दो तरह के होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर हमें उनके अंदर नहीं पढ़ना। कोई क्वेश्चन कहीं पर आएगा या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आया हुआ होगा, आई मेक यू नोट दैट आउट, डोंट वरी अबाउट इट। सो दे आर दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक एंड द अदर वन इज द हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, अब वर्ड खुद से एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ड बोल रहा है चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, मैं ये हूं, तो तुमको रटने की, उसको वापस से वहां पे मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ स्टार्ट, ऑटोमेटिक। ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक मीन्स फूड, तो जो अपना फूड खुद से बना पाए, खुद से सिंथेसाइज कर पाए, उन्हें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना नरिशमेंट, अपना फूड गेन करते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एम आई क्लियर? मैम ने क्या बोला, देयर आर टू टर्म्स, इसका पेन चेंज किया जाए ताकि तुमको क्लियरली नजर आ सके। मैंने दो टर्म बोले, ऑटो एंड ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स self and trophic means I'm talking about the trophic level, means food level. Okay, हम ये टॉपिक ना वापस पढ़ेंगे जब मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगी, why it will be coming again, trophic level, food chain and food web का formation. So self food makers, तो ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सेल्फ प्रमोटर, इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आसपास कि तुम हमको क्या दोगे, हम तुमको देंगे, ये उस कॉन्सेप्ट पर होते हैं ना, कि हम वो हैं जो अर्थ को चलाएंगे,
हम अर्थ के हिसाब से नहीं चलेंगे। सो इन दैट केस हम इन पर डिपेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, हम इन पर डिपेंड करते हैं। सो is nutrition in which the organism prepare their own food by simple inorganic substances। मतलब मैंने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मैंने दे दिया पानी, अब इनको यूटिलाइज करके कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब ये बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस प्रोसेस के लिए एक बात याद रखना, दो टर्म होते हैं, रॉ मटेरियल एंड एसेंशियल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अभी क्लियर करूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जैसे एग्जांपल देती हूँ, तुमको घर पे मैगी बनानी है तो मैगी इज अ रॉ मटेरियल, और गैस जिस पर वो बनेगी वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो एसेंशियल हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो क्या होंगे, रॉ मटेरियल, मतलब जिनको हम सबस्ट्रेट की तरह यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि जो सनलाइट है और क्लोरोफिल है, ये हो जाएंगे एसेंशियल्स, इनके बिना ये काम नहीं हो पाएगा, इनकी प्रेजेंस में होगा। अगर ये मौजूद नहीं है तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की या फूड को बनाने की कैपेबिलिटी जीरो हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जब बारिश का मौसम आ गया, सूरज देवता छुप गए हैं, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो सनलाइट की एब्सेंस के अंदर फोटो मींस लाइट, वर्ड बता रहा है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। करते कौन है, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले मोड वाले ऑर्गेनिजम्स होते कौन से, एक ऑल लगा दिया विदाउट एक्सेप्शन, तो ऑल ग्रीन प्लांट, तो अर्थ पर मौजूद सारे ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर सेइंग ग्रीन प्लांट्स। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना। अगला, इंसेक्टिवोरस के बारे में क्या कहा ख्याल है, मैम ने क्वेश्चन पूछा है, चलो दिमाग लगाओ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेज योर हैंड्स जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि क्या जो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, क्या ये नेचर में फोटोसिंथेटिक होते हैं, सोचो, आई टेल यू द आंसर देन। ओके, और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया कौन से होंगे, वी नो, लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू और ग्रीन दोनों होती है ये, तो बेटर वर्ड जो यूज करना चाहिए, इट्स नॉट एन एल्गी, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, इट्स एन बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, या दूसरा नाम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बताइए बायो कैसे पढ़नी चाहिए, ऐसे कि सारा टॉपिक समझ में भी आए और इतना इंटरेस्ट आए, क्योंकि बायो हो गई या हम पूरी साइंस की बात करें, दैट इज अबाउट आर इन्वायरमेंट, आर सराउंडिंग्स, हम यही वर्ड यूज करते हैं ना, मेरी सराउंडिंग्स है, तो मेरी सराउंडिंग्स को क्या मुझे रटना पड़ेगा, नहीं, मेरी सराउंडिंग्स को मैं पढ़ूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। तुम्हें खुद के बारे में पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कैसे क्लास में मजा आएगा, जब मैं खुद की बॉडी पढ़ाऊंगी, अभी स्टमक होता है, ये होता है, वो होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैम वो तो आ जाता है, पर हमको ना प्लांट्स अच्छा नहीं लगता। भाई प्लांट्स अच्छा क्यों नहीं लगता, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर प्लांट्स नहीं होते तो ये सब कुछ हो पाता, कहाँ से फूड आएगा, वो ब्यूटीफुल सा रेड दिखने वाला एप्पल कहाँ से आएगा, वो जिनको ग्रेप्स पसंद है वो कहाँ से आएंगे, भाई कितना कुछ हम प्लांट से गेन करते हैं, सही है ना। तो ध्यान से ऑटोट्रॉपिक पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। एक और पॉइंट बता दूं कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है, कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पर हम बात किए पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, ये यहीं खत्म नहीं होगा, मैं सिर्फ एक स्टार्टिंग बता रही हूँ, इसके बाद हम डिटेल में ऑटोट्रॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, मैंने एग्जांपल दिया ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, वो सारे बैक्टीरिया जो नेचर में फोटोसिंथेटिक है, वो क्या कर पाएंगे, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वहां पे यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकेंड कैटेगरी, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, is nutrition in which organism get their food directly or indirectly from the plants। क्या कहना, वही जो मैंने बोला कि प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारे नरिशमेंट के लिए, कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हमारे पास फूड नहीं होगा। सो हेट्रोट्रॉपिक मतलब हेट्रो, वर्ड बताती हूँ, दो वर्ड मिलकर बने हेट्रो एंड
ट्रॉफिक। तो हेट्रो का मतलब होता है बच्चे डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट मोड ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करने वाले, हम कैटेगरी की भी बात कर सकते हैं ना, कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर। हर्बीवोर डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड करने वाले, कार्निवोर किस पे डिपेंड करने वाले, बिल्कुल सही, फ्लैश पर डिपेंड करने वाले, एनिमल पे डिपेंड करने वाले, और ओमनिवोर जो एक्चुअली हम ज्यादातर होते हैं, हम दोनों पर डिपेंड करते हैं। हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, हम एनिमल पर भी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन, और इट्स नॉट अबाउट नॉन वेजिटेरियन, मिल्क पर तो फीड करते ही है ना, सब मिल्क पी रहे हैं, वो गाय का और भैंस का जो दूध होता है, तो इन दैट केस हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर ओमनिवोर, वी डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके, सो ऑल एनिमल्स, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो मैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकती हूँ। वो बैक्टीरिया जो कि कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हाइड्रोजन पर और मिथिनोजन वगैरह जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया कौन से हैं, ये नेचर के अंदर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और फंजाई हमें पता है, मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगी, प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, हम वहां बात करेंगे कि फंजाई को पहले रखा जाता था प्लांट किंगडम में, बट वहां से रिमूव किया गया। क्यों रिमूव किया गया, क्योंकि फंजाई की ये प्रॉपर्टी, वो प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉपिक नहीं होती, तो जो नेचर में ऑटोट्रॉपिक नहीं होती उसे प्लांट किंगडम में रखा नहीं जाना चाहिए, तो इसे अलग कर दिया गया था। तो फंजाई की कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट से मिलती है, फटाफट याद करो, सेल वॉल, बिल्कुल सही। तो काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है, इस वजह से दे हैव सेल वॉल, बट इस वजह से इनको हमने एनिमल किंगडम में नहीं रखा। और साथ ही साथ इनके पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी एनिमल से मिलती है, कुछ प्लांट से मिलती है, तो बेटर है तुम अलग रखो, तुम किसी में भी इंक्लूड करने लायक नहीं हो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई। आगे, टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मेनली 3 टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं फंजाई, क्या है नेचर के अंदर, डिकम्पोजर होती है, डेड एंड डिके पे फीड करने वाली, सिंपल सा टर्म याद रखना, सैप्रोफाइटिक क्या करने वाली, डेड एंड डिके पर फीड करने वाली, जो वहां से न्यूट्रिशन को गेन करेगी, दे विल बी नोन एज द सैप्रोफाइट्स। फंजाई एग्जांपल मैंने आपके लिए दे दिया यहाँ पे। पैरासाइट्स, हमारे ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं, ये 2 कैटेगरी हो सकती है, या तो बाहर रहेंगे या अंदर रहेंगे। अब एग्जांपल देती है मैम तुमको, सिर में मिलने वाली लाइस, जुए, वो कैसी होती है, दे आर नोन एज दी एक्सोपैरासाइट। क्या कहलाती है, एक्सोपैरासाइट। और बॉडी के अंदर रहने वाली क्या कहलाती है, एंडोपैरासाइट। तो मेरी बॉडी में रहने वाले डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, जो माइक्रोब्स हो सकते हैं डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉज करते हैं हमको, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, टाइफाइड कॉज करने वाला साल्मोनेला टाइफी, और एग्जाम्पल दे दे, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं ना भाई, लैक्टोबैसिलस वाला हो गया तो वो अच्छा बैक्टीरिया। तो गुड कॉलोनी एंड बैड कॉलोनी इज देयर, पर जो मेरी बॉडी पर रहता हो और साथ ही साथ फूड गेन करता हो, तो रहता है मतलब हैबिटेट भी गेन कर रहा है और फूड भी गेन कर रहा है। तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which gain the habitat as well as the food from the host, तो इनके लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। तो ये होस्ट के ऊपर रहते भी हैं और होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स भी गेन करते हैं, इन्हें पैरासाइट्स कहा जाएगा। और जो हम खुद हैं, तीसरा टाइप, फर्स्ट टाइप सैप्रो, the other is the parasitic and the third type is the holozoic। तो जो holozoic होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हम हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हमारा ही है, जो ह्यूमंस दे आर holozoic इन नेचर। holozoic मतलब हम बाहर से गेन करते हैं रॉ मटेरियल, hollow means complete, तो हम कंप्लीट मटेरियल को इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, इट कैन बी बाय द एनिमल और द प्लांट और बोथ, आइदर ऑफ बोथ। गेन कर कर बॉडी में उसे ब्रेक किया जाता है, उसमें से न्यूट्रिशन को अलग किया जाता है, उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, ये सारा का सारा हमारी बॉडी डिसाइड करती है। तो ये कहलाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या सिर्फ मेरा हो सकता है, बिल्कुल नहीं,
एग्जाम्पल क्या ह्यूमंस का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल क्या सिर्फ मल्टीसेलुलर का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों का हो सकता है। तो विल टेक टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज द अमीबा एंड द अदर वन इज दी, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, अबाउट अस, दैट इज एनिमल्स। क्या मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को? फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते, बढ़िया रहेगा। न्यूट्रिशन प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट्स गेन किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैसे गेन कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये दो तरह का हो गया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो जो खुद से अपना फूड बनाएंगे और उनको यूटिलाइज हम करेंगे एक्चुअली। तो इन दैट केस प्लांट्स फोटो से, अच्छा ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। मैं आपको ये टर्म भी समझा दूंगी कि व्हाट इज लाइट के प्रेजेंस में फूड बनना, फोटोसिंथेटिक फूड, और केमिकल लाइट नहीं, वो केमिकल को यूटिलाइज करके बनाना फूड को, दैट इज नोन एज द कीमोट्रोपिज्म। मैं उसको भी बता दूंगी। हेटेरोट्रॉपिक की बात की जाए, हमने तीन के बारे में बात की, सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिके पर फीड करने वाले, बाहर से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को गेन करने वाले। पैरासाइटिक बॉडी पर रहते भी है, होस्ट की बॉडी पर, टर्म यूज करना है, होस्ट की बॉडी पर रहते भी है और वहां से फूड भी गेन करते हैं। और तीसरे होलोजोइक जो कि रॉ मटेरियल पर फीड करते हैं, जैसे कि हम पूरा इंटेक कर लेते हैं, देन बॉडी डिसाइड कि इसका आगे करना क्या है। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और डिटेल में। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्या है, तो इसलिए मैं पहले समझा रही हूँ, आप मुझे सुनो, जो मैं बोलना चाहती हूँ कनेक्ट करो, उसके बाद विल बी हैविंग द थ्योरी आल्सो। थ्योरी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी आप लोगों के पास भी अवेलेबल होगी। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। जो समझना है वो है टॉपिक, कि मुझे टॉपिक से कनेक्ट कैसे करना है। तो सुनिए, सबसे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो इन न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, when the organism get their food from the dead and decay, क्या हमने अभी यही पढ़ा था? क्या हमने यही टर्म यूज किया था? बिल्कुल सही। सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक करते हैं, एंड देन दे एब्सॉर्ब इट। और यहां से मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। So they break down the food material outside their body and absorb that. Example, fungi का example, mushroom क्या होती है? It's an fungi only, okay? It's an edible fungi, खा सकते हैं इसको। Bread mold, ब्रेड पर फंगस आ जाती है। दूसरा नाम इसके लिए क्या यूज किया जाता है? इसको राइजोपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोपस। यीस्ट, यीस्ट के लिए सबसे बढ़िया क्या टर्म यूज कर सकते हैं? इट्स एन यूनिसेलुलर एल्गी। सारे एल्गी के यहाँ पे, सॉरी यूनिसेलुलर फंजाई, ये सारे के सारे फंजाई के एग्जांपल्स ही है। मशरूम फंजाई, ब्रेड मोल्ड जिसे राइजोपस भी कहते हैं, ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, इट्स एन आल्सो अ फंजाई, एंड यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। और कुछ बैक्टीरिया भी नेचर में कैसे हो सकते हैं? सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड, पैरासाइटिक in is nutrient in which the organism get their food from the living organism host। जो वर्ड आप लोगों को याद रखना है वो टर्म क्या है? होस्ट। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट गोस्ट, इट्स होस्ट। इंपॉर्टेंट टू नोट, इट्स होस्ट। ओके, सो विदाउट किलिंग देम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ऐसा बचपन में बोला जाता था कि जुए अगर सिर में हो जाए तो वो आपको किल कर देगी, डराते थे मम्मा। ऐसा नहीं होता, जुए आपको किल नहीं करती, दे आर सक्कर्स, दे सक्स द ब्लड, तो दे डोंट डू लाइक दैट। तो ये किल नहीं करती, आराम से होस्ट की बॉडी पर रहती है, होस्ट को बेनिफिट नहीं पहुंचाती, पर होस्ट को नुकसान ही होता है, सिर से खून निकल जाएगा। वैसे तो ब्रेन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो हो रहा है यहाँ पे, तो इन दैट केस क्या हो रहा है? ब्लड वैसे भी कम पहुंचता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो इन दैट केस क्या करना है आपको? और उसके बाद भी जुए यहाँ पे ब्लड को यूटिलाइज कर लेंगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये उसको किल नहीं करती है। तो एंड इन दैट केस कस्क्यूटा की बात करें, अमरबेल भी कहते हैं, ऑर्किड्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना छोटे, देखिए बड़े बड़े ट्रीज है, मनी प्लांट इवन पोथस डू दैट, कि कहीं पर भी बड़ा सा ट्री है उसके आसपास जाके पूरा फैल जाएगा, उस पर लपट जाएगा पूरा का पूरा। क्यों करते हैं ऐसा? इट कैन बी गेनिंग द न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए, इवन फॉर द सनलाइट, लाइट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। हम एनिमल्स की बात बोले, टिक्स की बात करें, लाइसेस हो गए, लीच हो गया, अभी हमने लाइस का एग्जांपल दिया था, राउंड वॉर्म्स हो गए, टेपवॉर्म्स हो गए, प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरियल पैरासाइट याद है, हमारे आरबीसी में रहता है, मलेरिया कॉज करता है, तो इन दैट केस इट्स अ पैरासाइट, आरबीसी में रह रहा है, बॉडी के अंदर रह रहा है। वो कौन सी मॉस्किटो, फटाफट से बता दो, कौन सी मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करती है प्लाज्मोडियम के?
याद है, छोटी मोटी बातें ना रिकॉल करते रहा करो। कोई भी क्लास पढ़ रहे हो, सबसे मजा तब आता है क्लास में जब हम पुरानी बातों को रिकॉल कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना एक क्लास पढ़ रहे हैं पीछे वाली क्लास भूल जाए, तो सब कुछ ही भूल जाएगा। अल्टीमेटली जब सब काम आने वाला होगा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो याद रखा करो छोटी छोटी बातों को, ये तभी होगा जब बेसिक क्लियर हो पाए। So holozoic nutrition is the nutrient in which the organism take the food directly अब मैंने सबसे सिंपल वर्ड बोला था, यू कैन यूज द वर्ड रॉ मटेरियल को इनटेक करता है। रॉ मटेरियल का मतलब ये नहीं होता, हाँ ठीक है ना, हम एप्पल को कच्चा खा रहे हैं, रॉ खा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजों को हम पका के खा रहे हैं, बट इवन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी में लेकर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खा रहे हैं, देन बॉडी उससे क्या करती है, रिक्वायर्ड एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेगी। सो दे डाइजेस्ट इट, मतलब दे ब्रेक इट एंड देन दे एब्सॉर्ब इट। एग्जांपल सबसे बढ़िया, अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, याद रखें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं। प्रोकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, जिनके अंदर कैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और ये जो है वो है क्या, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। तो अमीबा यहाँ पर एग्जांपल हो गया यूनिसेलुलर, पैरामीशियम हो गया, देन वी हैव बर्ड्स, ह्यूमंस, फिशेस, ये हो गए हमारे पास मल्टी सेल्यूलर। तो both multicellular and unicellular can have the holozoic nutrients, पर important ये सारे के सारे नेचर में क्या है, ये सारे के सारे नेचर में यूकैरियोटिक है, मतलब वेल डिफाइंड सेल इनके अंदर अवेलेबल है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारा बेसिक पढ़ लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है, सब इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने आपको बोला हमें न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज इन दी ग्रीन प्लांट्स। और अभी हमने बोला था कि ये कौन होते हैं, लिखा हुआ है, मैं वापस क्यों लिखूं, तो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, पढ़कर आए हैं वहीं से ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर, ऑटोट्रॉफिक इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है ना, self food makers, okay, constructors, manufacturers, whatever word you want to like to use here, and heterotrophs जो कि depend करते हैं, they are dependent, they depends on others लिख रही हूँ, not plant, not animal, others समझ में आ जाएगा कि सब पर depend कर रहे हैं, others लिख देते हैं, okay। So we are talking about the green plants first, और green plants वो प्रोसेस जिसको करने की वजह से क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, सेल्फ फूड मेकर्स कहलाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अपना फूड क्या कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। सबसे सिंपल इसकी डेफिनेशन को डिटेल में समझा जाए तो फोटो का मतलब होता है लाइट, मैंने अभी आपको बताया था, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। व्हाट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जो बॉडी में हो रहा हो, कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो इट्स अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which they use light energy to drive the synthesis of the organic material। तो करते क्या है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करेंगे और उस इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक के अंदर। बिल्कुल सही, हमें यही प्रोसेस पढ़ना है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो फिजियोकेमिकल का मतलब क्या हो गया, ये वो प्रोसेस है जो कि कहां पर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। और केमिकल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो इट्स एन फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which they use the light energy to drive the synthesis of the organic compound। organic compound बनेगा, अभी मैंने आपको वो organic compound भी बताया था, that will be the glucose which is formed here। okay, so photosynthesis क्या है, it is the basis of the life on earth। बहुत important है, अगर सोचो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। मैं पहले समझा चुकी हूँ तुम लोगों को कि ऑक्सीजन को बनाना है, हमारी बॉडी को, हमको यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो वी वांट फूड, वी आर एक्चुअली
फूड भी तो इसी से मिल रहा है। तो फूड के लिए और बाकी के बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए वी रिक्वायर ग्रीन प्लांट्स। ये बैलेंस क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं भूलना है। आगे, दे आर द प्राइमरी सोर्स, वही लिखा हुआ है। क्यों इन्हें बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है? बिकॉज दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। फूड अर्थ पर इन्हीं की वजह से अवेलेबल हो पा रहा है। एंड सेकेंड, they releases the oxygen into the atmosphere, so they are the vital source of oxygen. because of this oxygen we survive, और ये यहीं से आता है। कैसे आता है, कैसे प्रोसेस काम करता है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। चलो, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट सब बता चुकी हूँ, एक एक करके वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड एनाबॉलिक, एनाबॉलिक मैम ने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जहां पर क्या होता है, जहां पर फॉर्मेशन होता है। तो एनाबॉलिक मींस द प्रोसेस वेयर देयर इज अ फॉर्मेशन। एनाबॉलिक का मतलब बेटा कैसा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, सो इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जहां पर फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म किया जा रहा है। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक इज इन केमिस्ट्री टर्म अगेन। सो एंडरगोनिक का मतलब जहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। क्या करनी पड़े? एनर्जी। टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एंडरगोनिक एंड एक्सोगोनिक। तो एंडरगोनिक प्रोसेस में एनर्जी लगती है, यूटिलाइज की जाती है, जबकि एक्सोगोनिक के अंदर बॉन्ड वगैरह ब्रेक होने की वजह से एनर्जी लिबरेट होती है। तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। एन एंडोगोनिक प्रोसेस where the carbon dioxide is required, process that uses the light energy, that is photon and water. तो ये क्या कर रहा है बच्चे? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर से पेन चेंज किया जाए, ओके तो यहाँ पर क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो टर्म यूज किया जाता है वो है फिक्सेशन। बेटा फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन इन अ यूजेबल फॉर्म। तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, कन्वर्जन इन यूजेबल फॉर्म। तो किसी भी यूजेबल फॉर्म के अंदर इसे क्या करना? कन्वर्ट करना, इसे फिक्स करना कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में? तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? पहली चीज चाहिए पानी। पानी कहां से आएगा? रूट से आएगा। कहां से आएगा पानी? रूट से। रूट्स का मेजर काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करने का। डोंट वरी, हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ओके और हमारे पास लाइट किसकी फॉर्म में? फोटोन्स की फॉर्म में। पैकेट्स ऑफ लाइट कहां से मिलेंगे? सन से अवेलेबल हो जाएगा। तो सन से हमें आएगी लाइट एनर्जी, जिसे यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर। मैं अभी प्रोसेस भी बताऊंगी फोटोसिंथेसिस में, प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में और पानी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है। किसमें फिक्स किया जा रहा है? मतलब किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? यूजेबल फॉर्म। और वो यूजेबल फॉर्म कौन सी है? दैट इज ग्लूकोज। तो C6H12O6 बनाया जाएगा। और इस पानी की कृपा से, ये पानी ही है, वो पानी पानी रे हो रहा है यहाँ पे। सो इस पानी की वजह से, वाटर की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो पाता है? ऑक्सीजन फॉर्म हो पाता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी के टूटने से। इसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलता है? C6H12O6 बनता है। तो दिस इज विल बी अ टाइप ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन समझते हो क्या होती है? वो रिएक्शन जहां पर आपको क्या देखने को मिले? जहां पर आपको कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों एक्चुअल प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर एक जो रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद क्या कर रहा होता है? रिडक्शन का काम कर रहा है, तो उल्टा चल रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर यही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है। माय क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। मतलब ये सेल्फ प्रोड्यूसर होते हैं, खुद से खाना बना पाते हैं। और क्यों बना पाते हैं? इनके पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज मेजर स्ट्रक्चर, दैट इज लीव्स। लीव सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो लीव्स होती है उनके पास दो स्ट्रक्चर मौजूद है। कौन कौन से? स्ट्रोमा एंड मीजोफिल सेल्स। कौन से दो स्ट्रक्चर मौजूद है? स्ट्रोमा मौजूद है एंड मीजोफिल सेल्स मौजूद है। स्ट्रोमा क्या होता है? स्टोमा का मतलब बेटा स्टोमेटा। क्या वर्ड हुआ दूसरा? स्टोमेटा, या इसको स्टोमेटल पोर भी कह लेते हैं।
मैंने अभी आपको बोला था हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड पहली चीज, हमें दूसरी चीज चाहिए वाटर, ठीक है, और हमें तीसरी चीज चाहिए सनलाइट। तो ये तीनों की हमें रिक्वायरमेंट है, ये तो एसेंशियल हो गए, ये बाकी रॉ मटेरियल हो गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा फ्रॉम दी स्टोमेटल पोर, किसके थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू। मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी डिटेल में समझाने वाली हूँ। और पानी कहाँ से आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, रूट से आएगा। सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर काम आएगा जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपने सेल वाले टॉपिक में भी पढ़ रखा होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये तीनों यहाँ पर काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो स्टोमेटल पोर या स्टोमा, स्टोमेटल इसे आप बोलो, दूसरे हमारे पास मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो कि ग्रीन सेल्स है, नेचर में कैसे सेल्स है, ग्रीन सेल्स। तो प्लांट के पास जो ग्रीन सेल्स मौजूद है उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। एम आई क्लियर, चलिए। तो यहाँ पर ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, इन सेल्स के पास क्या क्या मौजूद है, ये रही मीजोफिल सेल्स, पूरा का पूरा सेल बना रखा है। और मीजोफिल सेल्स के पास क्या मौजूद है, टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्या कहा जाता है इन्हें, टाइप ऑफ प्लास्टिड। What are plastid? Kitchen of cell. It's a type of double membrane bound cell organelle. तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं, पढ़ रखा है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, हाँ, जहां पर सारी सेल्स की फंक्शनिंग हो पाती है। तो प्लास्टिड का एक टाइप जो नेचर में कलर में ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सो क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह भी बन रखा है, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। पहली चीज तो लीफ के पास ये, दूसरा हमने बात की किसके पास, स्ट्रोमा के बारे में। चलो अब इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टोमेटा या स्ट्रोमा क्या होता है, तो वो एक पोर है, क्या है वो, एक पोर। हमने बात की हमारे पास कौन सी सेल्स मौजूद है, मीजोफिल सेल्स मौजूद है, मीजोफिल सेल्स। और ये जो मीजोफिल सेल्स है इनके पास ऐसे कुछ किडनी बीन शेप के स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या गार्ड करते हैं, तो गार्ड सेल गार्ड करते हैं इस स्ट्रक्चर को, स्पेस को, जिसे क्या कहा जाता है, इसे पोर कहा जाता है। कौन सा पोर हो गया ये हो गया स्टोमेटल पोर, या फिर शॉर्ट में इसको स्टोमेटा भी कहा जा सकता है। यहाँ से करेंगे क्या, दीज आर द पोर्स द प्लांट क्यूटिकल, जो आउटर सरफेस होती है, वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, जिसके थ्रू वाटर का और गैसेस का क्या पॉसिबल हो पाता है, एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। वाटर, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिटवीन द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। बाहर तो दे दी जाती है, एरो लग रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर दे दिया जाता है ऑक्सीजन, और अंदर ले लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो गार्ड सेल्स काम कैसे होता है यहाँ पे वो समझो। होता ये है कि जब गार्ड सेल्स यहाँ पर बाहर से पानी को अपटेक कर लेते हैं, तो ये गार्ड सेल क्या कर जाएंगे, ये गार्ड सेल कर जाएंगे स्वेल, और लाइट कलर का लिया जाए, ओके, तो ये गार्ड सेल क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। जैसे बलून है, बलून को फुला नहीं रखा तो दो बलून आपस में चिपके रहते हैं, और मैं उनको फुला दूंगी तो दोनों आपस में दूर हो जाएंगे, स्पेस बन जाएगा। क्यों, तो बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर हो रहा है कि गार्ड सेल्स बाहर से पानी लेते हैं, और पानी लेने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस वाटर इनटेक कर लिया जाएगा, और वाटर को इनटेक करने की वजह से ये स्वेल कर जाएंगे, और गार्ड सेल की स्वेलिंग होने की वजह से ये पोर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल सा बोला जाता है कि गार्ड सेल्स की ऑस्मोलैरिटी है ना, तो इनकी ऑस्मोलैरिटी या फिर यूं बोल सकते हैं इनकी टर्जिडिटी क्या कंट्रोल करती है, मतलब स्वेलिंग जो पार्ट है वो कंट्रोल करती है स्पोर को। जब ये टर्जिड नहीं है, श्रिंक हो जाते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, और जब ये ओपन हो जाएंगे मतलब स्वेल कर जाएंगे तो वो पोर भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। दूसरा, पानी भी यहाँ से लॉस किया जाता है किसकी फॉर्म के अंदर, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम दी स्टोमेटल पोर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फटाफट से बोल दो मैम के बोलने से पहले, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपीरेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर
वेपर। तो याद रखना स्टोमेटा से दो चीजें होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नेसेसरी इविल कहा जाता है। याद रखना है टर्म, हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते वक्त इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर। तो मैम ने एक आपको समझाया था स्टोमेटा के बारे में। दूसरा मैम ने आपको बोला कि वहां पर मौजूद है मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स को हमने क्या बोला, दे आर द टाइप ऑफ ग्रीन सेल्स। और टेक्निकली ये मीजोफिल सेल्स ही है जो क्या परफॉर्म कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास स्ट्रक्चर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। ये वो सेल ऑर्गेनल है जो हमारे पास नहीं है, ये प्लांट्स के पास एक्सक्लूसिव है, या फिर ये उन ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सक्लूसिव है जो कि नेचर में फोटोसिंथेटिक है। तो ये लाइट को यूटिलाइज कर कर क्या कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट सेल। बेटर वर्ड, दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाया जाएगा। स्ट्रक्चर पढ़ने, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मैंने अभी लिखा था, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड देन वी हैव द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। तो अंदर का जो पूरा मैट्रिक्स है उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। यहाँ पर जैसे यूं मानो 5 रुपए के कॉइन है, 5 रुपीज के कॉइन, और वो स्टैक में रख दिया, इस स्टैक एक स्टैक बन गया। इसको एक कॉइन को बोला जाएगा थाइलोकॉइड। तो सिंगल कॉइन, 5 रुपए का एक कॉइन क्या कहलाया, थाइलोकॉइड। और इस पूरे स्टैक को क्या बोला जाएगा, ग्रैनम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इस पूरे स्टैक को ग्रैनम बोला जाएगा, है ना। और इसमें आपस में ये जो स्टैक्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, इस कनेक्शन को स्ट्रोमा लेमेले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमेले कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे स्टैक्स थैलोकॉइड के या ग्रैनम के स्टैक जो मौजूद है, तो सिंगुलर वर्ड हो गया, तो इन्हें कहा जाएगा ग्रैना। क्या कहा जाएगा, ग्रैना कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो स्ट्रक्चर। पहला हो जाता है थाइलोकॉइड और दूसरा हो जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तो क्या स्ट्रक्चर है, वो तो फ्लूइड मैट्रिक्स है। यहीं पर ही मेजर फोटोसिंथेसिस के स्टेप हो पाते हैं। कौन कौन से, तो समझते हैं हम यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। मैंने अभी आपको बताया था, तो हम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को जरा देखा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, कैसा है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दैट एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसका काम है लाइट एनर्जी को क्या करना, एब्सॉर्ब करना। इसके पास क्या मौजूद है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के पास अंदर क्या मौजूद है, स्टैक कॉइन। उस कॉइन को मैम ने क्या बोला, उस कॉइन को मैम ने बोला थाइलोकॉइड। फ्लैटेड सैक्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सैक्स के पास क्या मौजूद होता है, इन सैक्स के पास मौजूद है पिगमेंट। जिस पिगमेंट को क्या बोला जाएगा, क्लोरोफिल बोला जाएगा। हमें प्लांट ग्रीन क्यों दिखते हैं, प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, प्लांट लाइट को ट्रैप क्यों कर पाते हैं, सबका एक आंसर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तीसरा, ये स्टैक मिलकर क्या बनता है, ग्रैना बनता है। सारे स्टैक्स को ग्रैना कहेंगे, और वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ग्रैनम टर्म यूज करते हैं। प्लूरल वर्ड विल बी दी ग्रैनम। लेयर्ड थाइलोकॉइड्स आर देयर, पैनकेक जैसे, पैनकेक्स बोल दिया मैंने, आपको बोला था कि वो स्टैक बोल सकते हो, कॉइन का स्टैक है वहां पे जो आपस में कनेक्टेड है। और नीचे के लिक्विड को, और अच्छा एग्जांपल देती हूँ गुलाब जामुन होता है ना, रसमलाई खाई अपन ने, तो वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा रस होता है, तो वो तो मान लो वो जो पूरा का पूरा लिक्विड मैट्रिक्स है वो तो हो गया स्ट्रोमा। और उसमें जो बॉल्स है, अगर उनको एक के ऊपर एक रख दो तो वो एक बॉल तो हो जाएगी, वो जो मलाई की बॉल्स है वो हो जाएगी थाइलोकॉइड, और पूरा स्टैक हो जाएगा वहां पे ग्रैनम और ग्रैना। ओके, so stroma वहां पर है solution which is surrounding the thylakoid। और स्टोमेटा मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, the pore on the inner side of the leaf where CO2 releases and carbon dioxide will be entering। ये पूरे स्ट्रक्चर की बात हमने कर दी। देन अब यहाँ पर जो टर्म अगला इंट्रोड्यूस हुआ वो है क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल क्या है, अभी बताया था कि जो थाइलोकॉइड्स होते हैं उन थाइलोकॉइड्स के पास क्या मौजूद है, इनके पास मौजूद है पैकेट्स, क्वांटम्स, जहां पर हमारे पास मौजूद है एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल।
पर क्या प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है, सिर्फ क्लोरोफिल ही होता है? बिल्कुल नहीं। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल इज द प्राइमरी और द चीफ पिगमेंट। तो इसे आप प्राइमरी पिगमेंट भी बोल सकते हो या फिर आप इसे चीफ पिगमेंट भी बोल सकते हो। तो प्राइमरी पिगमेंट और द चीफ पिगमेंट इज द क्लोरोफिल। क्लियर हुई मैम की बात? तो प्राइमरी पिगमेंट और चीफ पिगमेंट क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। और कौन सा क्लोरोफिल? दैट विल बी क्लोरोफिल ए। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्लोरोफिल मिलते हैं। क्लोरोफिल ए इज देयर, क्लोरोफिल बी इज देयर, क्लोरोफिल सी डी ई, बहुत सारे डिफरेंट तरह के हैं, पर जो बेसिक क्लोरोफिल यूनिवर्सल जिसे बोला जाएगा वो है क्लोरोफिल ए। सबके अंदर मिलता है यूनिवर्सली। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल अपीयर इन द डिफरेंट शेड। दे डू नॉट एब्सॉर्ब मच ग्रीन, तो ग्रीन को पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से हमें प्लांट ग्रीन कलर के नजर आते हैं। पिगमेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे मार्क कर लेना कि आपको नहीं पता कि पिगमेंट क्या होते हैं। तो पिगमेंट वो होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू एब्सॉर्ब द लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर पाएंगे? एब्सॉर्ब कर पाएंगे, ट्रैप कर पाएंगे। यही इनका मेजर काम हो गया। So, chlorophyll A is found in all photosynthetic organism, लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल में मिलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए फोटोसिंथेसिस में किस में मिलेगा, तो सिंपल सा याद रखना है, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। सेकंड, तो पहली चीज हो गई चीफ पिगमेंट। दूसरी बात करें हम एसेसरी पिगमेंट्स, तो क्लोरोफिल बी, पहला पॉइंट क्या हुआ? क्लोरोफिल बी इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड एल्गी, सब में नहीं मिलता। एक्सेसरी पिगमेंट्स प्राइमरी पिगमेंट के हेल्पिंग हैंड होते हैं, तो जिसका काम है लाइट को ट्रैप करने का, वो है क्लोरोफिल ए। बाकी के पिगमेंट उसकी हेल्प करेंगे ये काम करने के अंदर। तो क्लोरोफिल बी हो गया। ज़ैंथोफिल्स, मक्का, मेज देखा है तुमने, पीले कलर का होता है दाने, किसकी वजह से? ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से। कैरोटेनॉइड्स, कैरेट के अंदर रेडिश कलर का पिगमेंट, जो ऑरेंजिश कलर का पिगमेंट है ना कैरेट के अंदर, वो हो गया कैरोटेनॉइड ना, कैरेटीन पिगमेंट। बहुत सारे डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स मिलते हैं। एल्गी भी मैं तुम्हें जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो अलग अलग तरह की एल्गी पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो सारी की सारी एल्गी के कलर क्यों है? डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से। काम क्या होता है? अभी मैंने बोला था कि प्राइमरी फोटोसिंथेसिस का करने का काम है क्लोरोफिल ए का। इसकी हेल्प करने के लिए, इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ज्यादा लाइट बढ़ जाएगी तो वो डिग्रेड हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्लोरोफिल ए इज देयर। ठीक है, आगे। अब ये तो मैंने बता दिया क्लोरोफिल की क्या होती है। अब स्टेजेस की बात करते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में दो चीजें पढ़ाई, एक मैंने आपको बताया थाइलाकोइड्स होते हैं और दूसरा मैंने आपको बताया स्ट्रोमा होता है। ठीक है, दो चीजें। और अब बताते हैं हम आपको कि यहाँ पर स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी? एनसीईआरटी के हिसाब से तो हम 3 स्टेप बोल देते हैं। कौन कौन सी स्टेप होती है? सबसे पहले प्लांट्स लाइट को ट्रैप करते हैं, वो पहली स्टेप हुई, वो स्टेप बोला जाता है। तो पहली स्टेप लाइट को ट्रैप करना, दूसरी स्टेप उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और तीसरी स्टेप हो जाती है उस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना। ये 3 स्टेप हो गई। इन 3 स्टेप्स को दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? एक बोली जाती है लाइट रिएक्शन और दूसरी बोल दी जाती है डार्क रिएक्शन। मैंने क्यों बोला कि बोल दी जाती है? क्योंकि इनका मेजर नाम है लाइट डिपेंडेंट फेज। तो इसे बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट फेज और इसे बोला जाता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। कौन सी होती है? लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट का होना या ना होना इस पर कोई फर्क, इसको डार्क बोला गलत है, ये अंधेरे में नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इस पर लाइट की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट है तो भी हो जाएगी, नहीं है तो भी हो जाएगी। होती कैसे? इधर देखो, ये रहा लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की साइट क्या होती है, कहां पर होता है? तो उसकी जगह है थाइलाकोइड्स। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? थाइलाकोइड्स में होती है। क्लियर हुआ? और दूसरा स्टेप होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन, और इस डार्क रिएक्शन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्विन साइकिल। जिन साइंटिस्ट ने इसको बताया था, केल्विन मेंसन उनका पूरा का नाम है, मेल्सन केल्विन, तो उन्होंने इसको बताया था पाथवे। तो इसको डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। तो ये कहां पर होता है?
ये होती है स्ट्रोमा में। तो याद रखोगे कि थाइलाकॉइड में क्या होती है, लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, पहले दो स्टेप, पहला लाइट को ट्रैप किया जाएगा, पहला स्टेप लाइट को क्या किया जाएगा, ट्रैप, और उस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। इधर देखो मैं इस पे पूरा समझा दूंगी तुम लोगों को, क्लियर भी हो जाएगा। ये रहा, सबसे पहले थाइलाकॉइड में ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट पे, प्लांट पे पड़ी लाइट, क्लोरोप्लास्ट है वहां पर, प्लांट के लीफ के सेल्स के पास, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है थाइलाकॉइड, वहां पर मौजूद है क्लोरोफिल। क्या मौजूद है वहां पे, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ने लाइट को किया एब्सॉर्ब। क्या मेरी बात क्लियर हुई, वहीं पर ही थाइलाकॉइड में पहुंचा पानी, दो चीजें आ गई, और क्लोरोफिल ने लाइट को ट्रैप कर कर क्या बना दिया, एटीपी बना दी, मतलब एनर्जी करेंसी बना दी, और इसी की दूसरी करेंसी NADPH, ये भी करेंसी है। तो इन दोनों, इनको आप क्या बोल सकते हो शॉर्ट में, इन दोनों को बोल सकते हो केमिकल एनर्जी। तो इन केमिकल एनर्जी को बनाया गया और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, डार्क रिएक्शन मतलब स्ट्रोमा की तरफ, और स्ट्रोमा में इस केमिकल एनर्जी को क्या यूटिलाइज किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए। क्लियर हुआ, लाइट थाइलाकॉइड पे गिरी, वहां पर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया गया स्ट्रोमा में, जहां पर CO2 के फिक्सेशन के लिए उसे यूटिलाइज किया गया, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, या फिर जो लिखा हुआ है शुगर बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तीन स्टेप्स हो गए, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने जो बताया, लाइट रिएक्शन क्या होती है, कहां पर होती है, ये पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ होती है, ग्राना में। आप और क्या लिख सकते हो इसके लिए, आप लिख सकते हो थाइलाकॉइड में होती है, ग्राना लिख लो, थाइलाकॉइड लिख लो, ग्राना लिख लो। तो लाइट रिएक्शन क्या है, पहली स्टेप, तो और ये सेकंड स्टेप, डिपेंड्स ऑन द लाइट, दैट्स व्हाट इज नोन एज द लाइट डिपेंडेंट फेज, इसे लाइट डिपेंडेंट भी कहा दिया जाता है। चलो, so reaction in which the light energy is absorbed by the grana to synthesize ATP and NADPH, ये क्या है, ये केमिकल एनर्जी है, ये एनर्जी करेंसी है। तो केमिकल एनर्जी बनाने के लिए जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, लाइट को हर जगह से ट्रैप करेगा, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, जो ग्राना में होगा और लाइट की प्रेजेंस में होगा। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करो तो पक्की बात है कि लाइट की प्रेजेंस में होने वाला है, सही है। आगे, द लेटर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सेकंड पार्ट, लेटर पार्ट, सेकंड पार्ट, अच्छा यूं बोल लो, डार्क रिएक्शन जो है, डार्क फेज जो है, वो डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पर वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स, किस पर डिपेंड करती है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो लेटर फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, मैंने कहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। सो यहाँ पर इसे शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए डायरेक्ट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये स्ट्रोमा में होती है, या आप कह सकते हो किसका, मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, और ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो, तो लाइट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, पहला स्टेप जो है इसे फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है, क्योंकि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेजर यहाँ पर क्या होता है, पहला स्टेप लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और लाइट को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, डायग्राम को देखो, तुमको बहुत कुछ इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर फोटोन्स क्या है, फोटोन्स लाइट के पैकेट्स है, तो ये लाइट के पैकेट्स को क्या किया जाएगा, लाइट के पैकेट्स को एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये है हमारा क्लोरोफिल ए, और बाकी के पिगमेंट्स का, अदर पिगमेंट्स का पूरा स्टैक, अदर पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद है ना, इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, LHC भी कहा जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं, शॉर्ट में याद रखना है कि ये क्या है, क्लोरोफिल है और बाकी के पिगमेंट यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन सेंटर, तो इस रिएक्शन सेंटर पे कौन मौजूद है, क्लोरोफिल ए मौजूद है, और पास में क्या है, ये डिफरेंट पिगमेंट
ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, जो भी बाकी के कैरोटीन और ज़ेंथोफिल है वो मौजूद है। लाइट गिरी, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, पहला स्टेप क्या होगा, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल यहाँ पर लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने की वजह से इससे क्या बनेगी, इससे मिलेगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एक्सेप्टर, मतलब यू मानो हमने दीवार पे बॉल को फेंका, ठीक है, उस बॉल को पलटकर हमें ना लगी, किसी और ने कैच कर लिया, यहाँ पर बस ऐसा ही चल रहा है। तो वो जो बॉल है वो लाइट है, फोटोन है, वो किस पर गिरी, दीवार, मतलब क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने एक्साइट होकर वहां इलेक्ट्रॉन दिया, और वो किसने ले लिया, किसी और ने यहाँ पर ले लिया, जिसे हमने प्राइमरी एक्सेप्टर कहा। तो क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले लाइट को एब्सॉर्ब किया जाएगा, और यहीं पर एक दूसरा प्रोसेस होगा, जो क्लोरो, हम थाइलाकोइड की बात करें तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रही है लाइट रिएक्शन, अंदर मौजूद है इसका ल्यूमिन, ल्यूमिन मतलब स्पेस, और इस स्पेस के अंदर, ल्यूमिन के अंदर पानी की स्प्लिटिंग होती है, पानी टूटता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पानी का ब्रेक डाउन है ना, क्या देगा हमको, पानी का ब्रेकडाउन हमको देगा ऑक्सीजन, क्या देगा, ऑक्सीजन, साथ में यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, और साथ में यहाँ से प्रोटॉन भी निकलेंगे, ये सब कुछ निकलेगा। तो इस ऑक्सीजन, कोई पूछे कि ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, तो वो बनता है पानी के टूटने से। तो बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन को वहां से जहाँ पे वो बनेंगे उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा इस क्लोरोफिल के पास। उसको क्या करना है, रखकर, तो ल्यूमिन से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास। ये चल रहा है, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन लिबरेट होगी, और साथ में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बिल्कुल। अगला है हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, मैंने बताया था, लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फेज बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करती, पर किस पर डिपेंड करती है, पिछली से हमें क्या मिला था, एटीपी और NADPH, कहाँ से मिले थे, लाइट रिएक्शन से, उन्हें यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। ये प्रोसेस होता कहाँ है, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स, और करते कौन है, प्लांट्स, उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, C3 प्लांट्स, क्या बोला जाता है, C3 प्लांट्स। C3 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होगा। तो C3 का मतलब क्या हो गया बेटा, C3 का मतलब हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इतना सा याद रखना है, क्या हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज देयर, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे, तो किस किस का यूटिलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा, एटीपी को यूज किया जाएगा, NADPH को यूज किया जाएगा, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। और कोई पूछे, हमें पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हम 6 ग्लूकोज तो नहीं बना सकते, तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे, अगर मैं आपको बोल रही हूँ C6H12O6 बनाना है, तो उसके लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो पूरी की पूरी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, मैम ने क्या बोला, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस साइकिल को, कौन सी साइकिल, अभी हम साइकिल बताएंगे, केल्विन साइकिल जिसे कहते हैं, 6 टर्न चलती है ये, और 6 टर्न के अंदर एक में एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, टोटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें 6 टर्न के अंदर 18 एटीपी के मॉलिक्यूल और 12 NADPH के मॉलिक्यूल को यूज किया जाएगा, क्या बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सोचो, एक ग्लूकोज के लिए इतनी मेहनत, आगे देखो साइकिल चलती कैसे है। सो डार्क रिएक्शन हो कहाँ रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, बताया मैम ने अभी, स्ट्रोमा में, एक मिनट, स्ट्रोमा के अंदर, इस डार्क रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स करना, यूटिलाइज करना, उसे चेंज करना। तो सबसे पहला है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाएगा, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन, यूं आ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन। तो पहला स्टेप है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, कैसे होता है, तो हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक एंजाइम मिलता है जो अर्थ पर मौजूद सबसे अबंडेंट एंजाइम है, जिसका नाम है रुबिस्को। क्या नाम है एंजाइम का, रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म
ये रहा RUBP। RUBP का मतलब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर काम करने वाला एंजाइम जो कि कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी भी रखता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी रखता है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेगा, अगर इसके पास प्लांट के पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन को फिक्स कर लेगा। ये कहते हैं ना कंसंट्रेशन सेंसिटिव है नेचर के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम अर्थ पर मौजूद मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। चलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो इसको। तो ये RUBP रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को इस RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़ देगा। क्या बोला मैम ने, पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना, किसमें जोड़ना, RUBP 6 कार्बन में स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल है उसके अंदर जोड़ रहा है, और जोड़कर यहाँ पर क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है 3PGA, PG 3PGA लिख दो, फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है, जिसको बनाने के बाद ये बन गया पहला मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बना, इसीलिए बोल रही हूँ मैं उसको कि इसको क्या बोला जाता है, C3 साइकिल बोला जाता है। वो बन गई, उसको बनने के बाद इसे कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट मतलब रिड्यूस किया जाएगा, और इस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ATP को यूटिलाइज किया जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, और बनाया जाएगा क्या, शुगर, सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है यहाँ से। तो रिडक्शन प्रोसेस वो है जिससे कि आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ जोड़ा, जोड़ने के बाद इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद खत्म, हमारा ग्लूकोज बन गया। अब वो एंजाइम और साथ में ये जिसको हमें चाहिए क्या करने के लिए, अगली साइकिल, बेटा साइकिल चलानी है ना, तो साइकिल चलाने के लिए वो सबस्ट्रेट वापस चाहिए, तो सबस्ट्रेट को रीजनरेट करने के लिए, वापस से रिगेन करने के लिए आपको इस साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा, अगली ATP यहाँ यूज में आएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 स्टेप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाना, कार्बोक्सिलेशन, उसे कन्वर्ट करवाना, रिडक्शन, और सबस्ट्रेट को रीजनरेट करवाना, रीगेन करना इस रीजनरेशन। ये हो गई आपकी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड देन अल्टीमेटली स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात की जाए तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर हम यहाँ पर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे, यूं कह सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट यूं कहो कि बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देन वी वांट वाटर आल्सो हियर। लाइट क्या करेगी, क्लोरोफिल इसे ट्रैप करेगा, एनर्जी टू मेक फूड, किसके लिए यूटिलाइज करेगा, फूड बनाने के लिए। पानी को एब्सॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम दी रूट्स, अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैं ओवरऑल ग्राफ बता रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो लाइट को और वाटर को, लाइट को यहाँ पे क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, वाटर को एब्सॉर्ब किया, किससे, ये क्या बना हुआ है, लीफ, ठीक है। और लीफ के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू लिया गया, स्टोमेटा ऑफ लीव्स के थ्रू, यहाँ से लेने के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को यहाँ पे दे दिया गया बाहर, प्रोसेस चला, कौन सा प्रोसेस चलेगा, फोटोसिंथेसिस, और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्टार्च का फॉर्मेशन कर दिया गया, शुगर बनाई और अल्टीमेटली उसे किस में कन्वर्ट किया गया, स्टार्च में। और स्टार्च को क्या करेंगे आप, स्टोर किया जा सकता है इन दी डिफरेंट पार्ट ऑफ दी प्लांट्स, रूट में स्टोर कर सकते हो, स्टेम में यूज कर सकते हो। और अगर स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया सा वहां पर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो इसको आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट कहा जाता है, ब्लू ब्लैकिश कलर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा ओवरऑल प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर यहाँ पर एक्सटर्नल हो सकते हैं या इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, मैंने कहा था ना,
अगर धूप नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, आर्टिफिशियल लाइट भी यूज हो सकती है पर उतना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो लाइट इज इम्पोर्टेंट। तो जितनी अच्छे से सनलाइट अवेलेबल हो पाएगी उतना बढ़िया तरह से क्या हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस वहां पर परफॉर्म हो पाएगा। सेकेंड, टेम्परेचर। लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एक अच्छे से टेम्परेचर की भी अवेलेबिलिटी वहां पर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो वरना ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है, कम हो गया तो भी गड़बड़ है। एंड वाटर। तो अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए, सारे के सारे यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर किसी एक की भी कमी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पे चल नहीं पाएगा। इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो नंबर, साइज, एज ऑफ द लीव्स। पुरानी लीव्स कम फोटोसिंथेसिस करेंगी, जो पीली पड़ चुकी होंगी तो उनका अच्छा ग्रीन दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोफिल सेल्स के पास कितना क्लोरोप्लास्ट है, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, बाहर एनवायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन कितनी है उसे मैटर नहीं करता, कितनी अंदर आई है, कितना स्टोमेटा ने एक्सचेंज किया है, वो मैटर हमको कर रहा है। एंड अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल, पहले मैंने बोला था पीली पड़ गई पत्तियां तो फिर कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो एक माइंड मैप बता देती हूँ पूरे प्रोसेस का। मैंने फोटोसिंथेसिस टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। विल टॉक अबाउट अ माइंड मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो क्लोरोफिल इज देयर। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर, ये हमें चाहिए। कहां पर होगा प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिए जाएंगे। क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसको किचन ऑफ द सेल कहा जाएगा। अच्छा, टाइप ऑफ प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। प्रोसेस के अंदर दो रिएक्शन, दो स्टेजेस, तो दो स्टेजेस मैंने आपको पढ़ाई, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से क्या बनेगा, लाइट रिएक्शन से एटीपी बनेगा। डार्क रिएक्शन से CO2 को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। पढ़ाया था, ओके। रेट जो अफेक्ट करती है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट कर सकती है डायरेक्टली, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से दो है, बाकी टेम्परेचर वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो हमें बनता है, मिलता है ग्लूकोज, फूड जिसे स्टोर किया जाता है, ऑक्सीजन जिसे लिबरेट कर दिया जाता है, बाहर इसे कंज्यूमर्स यूज करेंगे, मतलब हम यूज करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज को सेल के पास पहुंचाया जाता है जहां पर इसका ब्रेकडाउन होगा और क्या बनाई जाएगी, एनर्जी बनाई जाएगी, हम यूटिलाइज करेंगे। और प्लांट इसे कहाँ यूटिलाइज कर सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स में कन्वर्ट करके। जैसे क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अमाइनो एसिड जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सुक्रोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रांसफर जो फॉर्म होती है, स्टार्च जिसे स्टोर किया जाता है, सेल्यूलोज जिसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, और फैट्स जो बॉडी में इंपॉर्टेंट है स्टोर करने के लिए, तो इन सबको यहाँ से बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फोटोसिंथेसिस की। इस प्रोसेस के अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। एम आई क्लियर, चलो आगे शुरू करते हैं। अगला हमने अभी बात की थी, अभी हमने डिटेल में कंप्लीट किया, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे चलता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। एनिमल्स की बात करें तो हमें एनिमल्स के बारे में पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। एनिमल्स नेचर के अंदर कैसे होते हैं, फटाफट से बता दो। ये नेचर में हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं नेचर के अंदर, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, अपना फूड खुद से नहीं बना पाते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एम आई क्लियर, तो ये अपना जो फूड है वो कैसे इंटेक करते हैं और कैसे ये अपने फूड को यूटिलाइज कर पाते हैं, वो प्रोसेस हमें जिस टॉपिक में पढ़ना है दैट इज डाइजेशन, एनिमल्स के अंदर। तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगी अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and I will be also telling you about the multicellular organisms. Am I clear? ठीक है, तो in the next class हम इसी टॉपिक के साथ डील करेंगे कि डाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, मतलब एनिमल्स जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो कैसे फूड को यूटिलाइज कर पाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
कैसे अपने फूड को वहां पर यूटिलाइज करके फूड बना पाते, विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी के लिए फोटोसिंथेसिस आपको डिटेल में समझना था, मैंने आपको समझा दिया। आपको जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ पाएंगे, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बाय बच्चों।